लास्ट क्या पढ़ा था? आई थिंक लॉजिकल और फिजिकल स्कीमा पढ़ाया था ना? हाँ ठीक है। ओके। तो देखो दोनों में सिंपल सा आपने समझ लिया, फिर भी एक वन लाइनर आइडिया दे देता हूँ कि जो दोनों टाइप के आपने स्कीमा पढ़े हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में जो आपको समझाया था। अरे अब शांत हो जाओ। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के बारे में हमने सीखा था डेटा, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स, उसी कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं डेटा मॉडल्स, है ना? तो डेटा मॉडल्स अभी हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो भी डेटा मॉडल्स होते हैं वो कौन सी स्कीमा में डिफाइन होते हैं। तो अगर आप डीबीएमएस में कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप डेटा मॉडल बनाने की बात कर रहे हो। और ये क्या है ये भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, फिजिकल स्कीमा में का मतलब आपका इंटरनल पार्ट आ ही गया, वो आपने देख ही लिया था सारा का सारा। बस अभी ये आप ऐसे याद रख लो, जो किससे रिलेटेड होगा बेसिकली आपके फाइल के इंटरनल स्ट्रक्चर से। नहीं नहीं, स्टार्ट प्रोसीजर वो तो सारे आपके जो पार्ट होते हैं वो फिजिकल के पार्ट नहीं होते, वो तो सारे कॉन्सेप्ट, वो दीज आर द एडवांस एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स। बट वो कॉन्सेप्चुअल में ही काउंट होता है ना? चलो ठीक है, चले आगे। अरे इन दो शब्दों को लिखने में भी इतना टाइम लग रहा है? मतलब कुछ लिखा ही नहीं है मैंने, क्या हिंदी बोलूं? तुम हिंदी में लिख लो, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ठीक है, अगर तुम्हें लिखना है तो। जहाँ नीड होती है हिंदी की मामा खुद ही बोल देते हो। चलो, तो अभी तक हमने एक पहला टर्म जो आपका है स्कीमा, क्या होता है? क्या होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो क्या करता है प्लानिंग या ब्लूप्रिंट के बारे में डिफाइन करता है, जो रेयरली चेंज होता है। अब उसमें आप कॉन्सेप्चुअल चीजों के बारे में कहोगे तो उसकी स्कीमा को हमने कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहा। और आप इंटरनल से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपका फिजिकल या इंटरनल स्कीमा बन गया। ठीक है, अब दूसरा टर्म इसमें आपका आता है सब स्कीमा। तो सब स्कीमा इट मींस इट इज फॉर द यूजर। ठीक है, ये आपके यूजर के लिए होता है। सब स्कीमा का जनरल सा मतलब क्या है? अब आपने कोई भी डेटाबेस बना रखा है, उसमें तो खूब सारी टेबल्स होंगी और उसमें खूब सारी वैल्यूज होंगी, यानी एंटिटी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे। अब आपको क्या चाहिए? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड जो डिटेल बोला होगा, वो मान लीजिए आपने ऐसा बोला होगा फॉर एग्जांपल, और भी कोई डिटेल हो सकती है सिर्फ एक टेबल से रिलेटेड। तो क्या आपको हमेशा सब कुछ चाहिए होता है? अरे आपका स्कीमा जो होता है वो तो डेटाबेस होता है ना। तो डेटाबेस के अंदर तो आपके पास में खूब सारी टेबल्स आएंगी। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा सा
फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई एक स्कीमा बना रखा है, ये रहा। ये मैं अलग से लास्ट में एक पूरा एग्जाम्पल दूंगा, अभी मैं टर्म्स सिखा रहा हूँ तो एक बार टर्म्स पे दिमाग लगाओ। तो ये आपके पास स्कीमा है, स्कीमा का मतलब होता है ओवरऑल आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर, जिसमें कितनी भी एंटिटीज आ सकती हैं, कितनी भी एंटिटीज आ सकती है, क्योंकि डेटाबेस में तो खूब सारी टेबल्स आती है ना, खूब सारे रिलेशंस आते हैं। अब इसमें से कोई भी एक यूजर आया, ठीक है, ये कोई यूजर है, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा यूजर होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई तीसरा यूजर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट तो अलग अलग हो सकती है ना। एक पहला इंसान आया और उसने बोला मुझे सिर्फ स्टूडेंट के नेम और कोड से मतलब है, ठीक है, इसको और कुछ जानना ही नहीं है, तो इसको जो चाहिए वो दे देंगे हम। ऐसे को दूसरा यूजर आया, उसने बोल दिया कि नहीं मुझे तो स्टूडेंट का नेम और एज चाहिए, और टीचर वाली टेबल में से मुझे टीचर का भी नेम और मान लीजिए कोर्स चाहिए। तो इसको जो चाहे वो हम इसको दे देंगे। और ऐसे ही कोई तीसरा वाला इंसान आया होगा, तो इस तीसरे वाले इंसान ने सिंपल सा मान लीजिए सिर्फ ऐसा बोले कि मुझे सिर्फ टीचर के बारे में ही जानना है कि टीचर का नाम क्या है और टीचर का एज क्या है। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो अब आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारा स्कीमा है। स्कीमा का मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिसमें कितनी भी एंटिटी आ सकती है, एन नंबर ऑफ एंटिटीज आ सकती हैं। अब उस एन नंबर ऑफ एंटिटीज में से हर एक यूजर का अपना अपना रिक्वायरमेंट होगा। पहले यूजर को कोई अलग डिटेल चाहिए होंगी, दूसरे को कुछ अलग चाहिए होगी, तीसरे को कुछ अलग चाहिए होगी। इसीलिए जिसको जो चाहिए वो दे दो, पर जो भी मिलेगा विच इज द पार्ट ऑफ स्कीमा, आपने जो स्कीमा में लिख रखा है उसके बाहर से जाके यूजर कुछ ले सकता है क्या? अब फॉर एग्जांपल यहाँ आपने स्टूडेंट के बारे में सिर्फ ये बोला, अब आप स्टूडेंट का मोबाइल नंबर कोई जानना चाहेगा तो जान पाओगे नहीं। जो चीज स्कीमा में नहीं है वो किसी यूजर को कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। इसीलिए सब स्कीमा एक तरह से क्या होगा, आपके स्कीमा का सबसेट, आपके स्कीमा का सबसेट, मतलब उसमें से जिसको जो चाहिए वो ले लो। तो ये किसके लिए हो गया? ये यूजर के लिए हो गया। इसीलिए सब स्कीमा को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल, क्योंकि ये देखने का काम करेगा। यूजर के लिए ही तो है सारा का सारा। तो जिस यूजर को जो चाहिए जितना चाहिए ले लो और देखते जाओ, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, एग्जांपल बाद में लिख लेना। तो पूरा लिख लो फिर, अगर लिख लिया तो पहले एग्जांपल लिख दो, थोड़ी बाद में लिखवा देंगे। नहीं ये रोल्स नहीं, ये तो यूजर्स है, हमने बोला ना हमारा डीबीएमएस मल्टी यूजर सपोर्ट करता है, तो ये तो डीबीए का काम है। तो डीबीएम ने जिस जिस यूजर को एक्सेस दे रखा होगा वो यूजर अपनी मर्जी से सिर्फ डेटा तो देख ही सकता है। हाँ, ये सारा का सारा डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपको ही पता है, किसी के भी आगे सब लग जाता है तो वो इसका क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। कोई पूछना है किसी को? क्या कह रहे हो? ऐसा दो बार? हाँ, तो दो बार की लिख दी तो कुछ और लिख दो। चलो नेम लिख लो, वैसे मैंने नेम ही बोला था, लिखते वक्त दिमाग नहीं लगा होगा। ये क्या तीन टर्म्स होती है जो कनेक्टेड होती है, पहला स्कीमा होता है, दूसरा सब स्कीमा होता है और तीसरा इंस्टेंस होते हैं। तो मैं बस तीनों को पढ़ा देता हूँ, फिर एक ही एग्जांपल में मैं सबको दिखाऊंगा आपको, तो आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप जो कनेक्ट करने वाला है वो बेटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी आम भाषा में ऐसे याद रख सकते हो कि सब स्कीमा का मतलब जिसको जो चाहिए ले लो, जो हमारे पास है हम दिल खोल के आपको दे रहे हैं। अब आप कितना ग्रहण कर सकते हो, इट इज अप टू यू। ठीक है, बना लिया।
अब सब स्कीमा क्या है उसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। चलो, भी नहीं लिखा? लिख लिया होगा ना? तो लिखो। तो लिखो। तो लिख लो, सब स्कीमा का एक पार्ट होता है। सब स्कीमा का एक पार्ट होता है जो यूजर द्वारा सब स्कीमा का एक पार्ट होता है जो यूजर द्वारा काम में लिया जाता है। जो यूजर द्वारा काम में लिया जाता है। देखो, इसको हम एक्सटर्नल या व्यू स्कीमा भी कहते हैं। इसको हम एक्सटर्नल या व्यू स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल या व्यू स्कीमा भी कहते हैं। आगे लिखो, अलग अलग यूजर के लिए, अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग सब स्कीमा हो सकता है। अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग सब स्कीमा हो सकता है। ठीक है। तो अब सिंपल सा, जैसे अभी हमने तीन स्कीमा पढ़ लिए। वन इज, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला आपका व्यू सब स्कीमा, या आपके पास एक्सटर्नल आ गया, फिर कॉन्सेप्चुअल आ गया, फिर इंटरनल या फिजिकल आ गया। उसमें फिजिकल स्कीमा मैं भी लिखवा दूंगा, पहले सुन लो। फिजिकल स्कीमा और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा एक ही होते हैं। एक ही होता है, वन टाइम डिफाइन होता है और उसी को हम बार बार यूज लेते हैं। बट सब स्कीमा कितने भी हो सकते हैं, ये तो अपने यूजर के अलग अलग है ना। तो यही एकमात्र ऐसा स्कीमा होगा जो पर्टिकुलरली यूजर के लिए होता है। तो जो यूजर जैसा चाहता है हम उसका उसको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो। हाँ, यहीं पे नोट लगा के लिख लो ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, अगर आप फिजिकल स्कीमा की बात करते हो तो फिजिकल स्कीमा एक ही होता है। वो अलग अलग के लिए अलग नहीं होगा, तो वो एक ही होता है। ऐसे अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की बात करते हो तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी एक ही होता है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल या व्यू की बात करते हो तो वो मल्टीपल हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कौन से वाले स्कीमा एक होंगे और कौन से बहुत सारे होंगे।
ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? दिस इज नॉट दैट व्यू, वो व्यू अलग है। उस व्यू का मतलब तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल टेबल होता है। हाँ, हाँ, इस व्यू का मतलब एक तरह से आप सेलेक्ट कमांड लगा रहे हो। इस व्यू को आप कैसे समझोगे कि आप सेलेक्ट कमांड लगा रहे हो। तो जब आप सेलेक्ट कमांड लगाओगे तो हर एक यूजर अपने लिए सेलेक्ट करेगा। किसी ने कुछ मांग लिया, किसी ने कुछ मांग लिया, किसी ने कुछ मांग लिया, तो जो डीक्यूएल है विच इज अ पार्ट ऑफ दिस, है ना, वो आपको ऐसे समझ ये चीज में आपको पहले भी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा किससे डिफाइन करेंगे हम लोग, डीडीएल कमांड से। अगर ये आपको चाहिए तो इसके लिए इसको हम कहते हैं डीक्यूएल। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट आता है ना, ये लो। और ये आपका डीडीएल है जिसमें आपका क्रिएट वीरिएट जो भी है वो आ जाएगा। और ये फिर आपकी इंटरनल चीजें हैं, इनकी कहानी फिर अलग ही होती है। तो ये कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, इस व्यू का एसक्यूएल के व्यू से कोई लेना देना नहीं। वो व्यू कभी देखेंगे तो एसक्यूएल में समझेंगे उसको, वैसे आपके है नहीं, मैं थ्योरेटिकली मैं आपको जरूर समझा दूंगा। चले आगे, कोई डाउट यहाँ तक स्कीमा या सब स्कीमा को लेके, है ना? एक फाइनल एग्जांपल बताने से पहले बस एक टर्म और बचा है, उससे वो निपट लेते हैं। चलो आगे। तीसरा आपके पास आता है इंस्टेंस। ठीक है, अब यहां हमारे पास में इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो इंस्टेंस का मतलब होता है ओरिजिनल डेटा। अभी तक डेटा थोड़ी है। तो अभी तक आपने क्या किया, सुनना। अभी तक मैं इसको एग्जांपल से भी बताऊंगा अलग से पूरा एक। अभी तक मान लीजिए मैं कोई टेबल बना रहा हूं, तो जब मैंने टेबल बनानी स्टार्ट की होगी, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एक ये टेबल बन रहा है। अब स्टूडेंट के टेबल में या आईडी होगा, मान लीजिए नेम होगा या एज होगा, ये किसी को चाहिए होगी। ठीक है, तो स्कीमा के अंदर से निकाल के ये एक सब स्कीमा कहलाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल टेबल के बारे में बात करना भी सब स्कीमा ही है। अरे आपके पास तो स्कीमा के अंदर तो बहुत सारी टेबल्स है ना, उसमें से अगर आप किसी एक टेबल की डिमांड रख रहे हो तो विच इज ऑल्सो सब स्कीमा। ठीक है, अब इसमें डेटा है क्या अभी? तो डेटा नहीं आया ना, डेटा जैसे ही एंटर हो जाएगा वो इसका इंस्टेंस बन जाएगा। तो लाइक इंस्टेंस मीन्स व्हाट, लाइक ऑब्जेक्ट पढ़े हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में पता है क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, तो अपन ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस फॉर द क्लास। वो इंस्टेंस समझ में आता है क्या होता है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो जो इंस्टेंस आप ऑब्जेक्ट में पढ़ते हो कि वहां जब आप बोलते हो ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो उस इंस्टेंस का क्या मतलब होता है? उस इंस्टेंस का मतलब होता है रियल पार्ट, फिजिकल पार्ट। जब आप क्लास बोलते हो तो आपने क्लास में बोला कि मैं स्टूडेंट का क्लास बना रहा हूं, ऐसा बोला। लेकिन आपने ये कहां बताया कौन से स्टूडेंट का? तो जब आप रियल में किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हो कि भैया हम तो राम की बात कर रहे हैं, तो अब आपके सामने राम निकल के आ गया तो राम की पूरी कुंडली खुलेगी। तो यहाँ पे अब आपने क्या बोला कि इसका आईडी 100 है, मान लीजिए नाम इसका राम है, उम्र इसकी 20 है। कोई और दूसरा आ गया, ये इसकी आईडी आ गई, ये मान लीजिए श्याम आ गया, इसका उम्र मान लीजिए 25 साल आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट की टर्म में दीज आर द इंस्टेंसेस। तो टेबल इज जस्ट लाइक द क्लास, क्योंकि वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो स्कीमा एक लॉजिकल और वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, जिसका अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आएगा कब, जब डेटा एंटर होने लग जाएगा। तो इंस्टेंस का मतलब अब इस टेबल में हम डेटा डालना स्टार्ट करेंगे तो कभी तो रुकेंगे। ऐसा थोड़ी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तो आपने टेबल बना के इंसर्ट कमांड लगाने स्टार्ट किया, अब आपने कुछ डेटा डाल दिया, तो जितना डेटा डाल दिया वो फिलहाल का इंस्टेंट है। इंस्टेंस को आप अपने लिए समझ सकते हो, इट इज जस्ट लाइक द स्नैपशॉट और द स्क्रीनशॉट। कुछ चल रहा होता है तो आप कुछ प्रोग्रेस को नोट करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, तो उस स्क्रीनशॉट में कितना दिखा, जितना हो चुका है। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना और नहीं हो सकता, तो कुछ और होगा तो आप अगले एक और स्नैपशॉट ले लोगे। तो इंस्टेंस आपके रियल डेटा के बारे में बताता है एट करंट। रियल डेटा कौन सा है, एट ए टाइम कौन सा है। क्या इस टेबल में और डेटा नहीं आ सकता? बट फिलहाल मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब ये इसका एक स्क्रीनशॉट है। आगे कोई और आएगा, एक इंसान और आया, उसने बोला कि मुझे और डालना है, तो उसने और इसमें डेटा एंटर कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक और मैंने कोई डेटा डाल दिया, तो अब ये इसका इंस्टेंस बन जाएगा। तो इंस्टेंस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि ये रियल डेटा होता है। जब टेबल में आप वैल्यू इंसर्ट करने लग जाओगे तो उसका इंस्टेंस बन जाता है।
ठीक है, तो इंस्टेंस का मतलब लिख लीजिएगा, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा फॉर ए, मैं भी रिलेशनल की बात करता हूं तो मैं बार बार टेबल ही लिख देता हूं, ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट एक्चुअल डेटा फॉर ए टेबल विद रेस्पेक्ट टू करंट टाइम। आप इस पूरे शब्द को ऐसे लिख दीजिएगा, कोई इंस्टेंस टाइम पे बेस्ड होते हैं, तो आप हमेशा लिखो इसमें, देखो किसी भी टेबल में, देखो किसी भी टेबल में, किसी भी टेबल में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी टेबल में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी डेटा अवेलेबल रहता है, हाँ वो तो हो सकता है, अभी तो बना रहे हैं ना, नहीं हटाना तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो किसी भी टेबल में किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी डेटा अवेलेबल रहता है, डेटा यानी एक्चुअल डेटा लिख दो चाहे तो, एक्चुअल डेटा अवेलेबल रहता है, उसे हम, उसे हम इंस्टेंस कहते हैं, है ना, इसे उसे हम इंस्टेंस कहते हैं, तो इट इज स्नैपशॉट। तो यह टेबल का स्नैपशॉट होता है, स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट जो आप लिखो, स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट का मतलब क्या हुआ, आपने अभी देखा, देख लिया, ये अब एक आपके लिए एक स्नैप बन गया फिलहाल के लिए। अब इतनी टिपिकल हिंदी, स्नैपशॉट को तो क्या ही हिंदी में बोलते होंगे, मेरे को भी सोचना पड़ा, तुम बता दो ऐसा कौन सा चलचित्र है जो चलते चलते रुक गया, फोटो को हिंदी में क्या बोलते हो, चित्र, तो चलता हुआ वीडियो होता है वो चलचित्र होता है, हाँ, तो ये आपका किसी वक्त का चित्र है जो आपके सामने बना हुआ है, डायग्राम वर्ड इज नॉट हियर, यहाँ हम स्नैपशॉट का ही वर्ड यूज लेते हैं, डायग्राम अलग चीज होती है, इट्स नॉट अ डायग्राम, डायग्राम मीन सिंबल्स, नोटेशंस, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और इन तीनों चीजों को एक साथ दिखाता हूँ कि स्कीमा कैसे दिखेगा, फिर सब स्कीमा कैसे दिखेगा, और फिर इसका इंस्टेंस कैसे दिखेगा, तो पूरा एक साथ देख लो ताकि ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। देख लिया, चलो, चलो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले हम स्कीमा बनाएंगे, ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहले स्कीमा आएगा। अब वन बाय वन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है तो देख लो, तो जब मैं स्कीमा की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस जो हमें क्या बताएगा, सिर्फ ब्लूप्रिंट बताएगा, और ब्लूप्रिंट में हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, फिलहाल के लिए टेबल का नाम और उसके आने वाले एट्रीब्यूट्स, बाकी रिलेशनशिप कांस्टेंट सब आता है बट वो दिखेगा नहीं आपको। तो अभी जैसे आपने मान लीजिए आप किसी कॉलेज का ही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं, हाँ चलो यहाँ का, इस पाठशाला का बना लो चलो, तो आपके पास एक स्टूडेंट आएगा, आप लोगों को कोई ना कोई आईडी दे रखा होगा, आईडी इज योर मोबाइल नंबर, जिससे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन आईडी कुछ भी कह दो, ठीक है, उसमें आपका कुछ नेम रहा होगा, ठीक है, आपको कोई कोर्स असाइन किया होगा, कुछ पैसे वैसे दिए होंगे आपने, लाइक फीस रहा होगा, ऐसा और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है, अभी मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए कोई टीचर है, तो टीचर का खुद का कोई आईडी रहा होगा, टीचर का नेम रहा होगा, वो किसी कोर्स को पढ़ा रहा होगा, हाँ चलो उसका सैलरी लिख लो, ठीक है, ऐसे फिर और अगर आप लेना चाह रहे हो, स्टाफ के मेंबर्स भी आ सकते हैं, अदर में लाइक कोर्स की डिटेल लिख दो, लाइक हाँ, मान लीजिए जब किसी कोर्स के बारे में आप लिखना चाह रहे हो, कोर्स भी तो आएगा ना, तो फिर कोर्स का आपका कोर्स आईडी सी आई डी, इट इज जस्ट लाइक दैट, तो ये आपके पास सी आई डी आ गया, कोर्स का नाम आ जाएगा, फिर कोर्स का ड्यूरेशन आ गया, लाइक ड्यूरेशन लिख दो, ठीक है, और ठीक है और भी कुछ हो सकता है, फीस फीस जो भी है,
तो ये इसको देख के अब आपको क्या समझ में आएगा, इट इज जस्ट लाइक द ईआर डायग्राम। मतलब वैसे अगर आप समझना चाह रहे हो ना थोड़ा और अंदर जाके, तो ये हमारा ईआर डायग्राम है। चीजों को जब भी आपको कॉन्सेप्चुअली लिखना है, तो कॉन्सेप्चुअली चीजों को लिखने का सबसे आसान तरीका होता है ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम में आपको पता चल जाता है कितनी एंटिटीज हैं, उस एंटिटीज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और कौन सा वाला एंटिटी किससे रिलेट होने वाला है। जैसे फंडामेंटल नीड, डेटाबेस का ये फंडामेंटल नीड होता है। उसके बाद में वो प्रैक्टिकल कन्वर्ट होता है, जो हम पढ़ेंगे भी यहीं से। अभी तो सारा इंट्रो इंट्रो खेल रहे हैं हम लोग। डीबीएमएस का पहला वर्किंग टॉपिक ईआर डायग्राम होता है। पहले आप ईआर डायग्राम पढ़ोगे, फिर रिलेशनल मॉडल पढ़ोगे, फिर सारे ही रिलेशनल मॉडल चलेगा। ठीक है। ये क्या बन गया स्कीमा। अब यहां से क्या आया होगा, अब यूजर के लिए, अब सब स्कीमा का मतलब किसको क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वो उस हिसाब से ले सकता है। अब जिसका अपना अपना नीड रहा, अब यहां से हम आए और हमने अलग अलग यूजर्स डिफाइन किए, सुनते जाना बस। यहां से हम आए और हमने यहां से आके मान लीजिए 3 अलग अलग यूजर्स बनाए। ठीक है। उस 3 अलग अलग यूजर ने अपनी डिमांड भेजी कि मुझे क्या चाहिए, तो उन यूजर ने अपनी अपनी डिमांड भेजी, मैं उस डिमांड्स को यहां लिख देता हूं। ठीक है। उन यूजर ने जो डिमांड भेजा, पहले वाले ने भेजा कि मुझे स्टूडेंट टेबल के अंदर से सिर्फ आईडी और नेम चाहिए, बाकी इसने बोला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ तो ठीक है, इसको हम ये दे देंगे। ठीक है। दूसरे वाले ने बोल दिया कि नहीं मुझे टीचर के बारे में कुछ जानना है, हमारे टीचर का नाम जानना है और कोर्स जानना है। ठीक है। दूसरा, चलो ये कोर्स के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, तो कोर्स का आईडी और नेम मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है। तीसरा एक इंसान आया, उसने बोला कि मुझे यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में जानना है, और स्टूडेंट का आईडी, नेम, और मान लीजिए किस कोर्स में इनरोल्ड है वो जानना है, और साथ में मुझे कोर्स के बारे में भी जानना है। तो ये कोर्स के बारे में जानना चाह रहा है, तो जो भी कोर्स के आईडी या मान लीजिए नेम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, सीन है। तो ये क्या बन गया आपके पास में। तो दैट इफ दिस इज योर स्कीमा। स्कीमा में अभी हम कौन से वाले स्कीमा को देख पा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इंटरनल आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो फिजिकल है, वो अंदर होता है आपके। यहाँ पे जैसे ही हम आए तो अगले पार्ट पे हमारे पास क्या आ गया, सब स्कीमा, या फिर जिसे आप क्या कह सकते हो, एक्सटर्नल स्कीमा या व्यू स्कीमा आ गया। अब यहां से अब आपको दिख क्या रहा है, अब इसमें हम आए और यहाँ पे हमने आके क्या देखा कि आपके पास में एक टेबल है। एक टेबल है, किसकी टेबल है, स्टूडेंट की टेबल है। तो यहाँ हम आए, हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, और स्टूडेंट का टेबल बना के इसको जो जो चाहिए था, क्या क्या चाहिए था इसको, इसको आईडी चाहिए था और इसको नेम चाहिए था। तो फिलहाल अगर किसी ने कुछ एंटर कर दिया होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ABC, तो इसको दिख गया होगा। फिलहाल के लिए इसमें क्या है वो इसको दिख गया। ऐसे ही फिर अगले ही पल यहाँ पे अब आपने कितनी टेबल ले रखी है, मान लीजिए 2। तो जब आपके यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, तो अब आप यहाँ पे दोनों टेबल्स के बारे में बताओगे। ठीक है। तो पहली टेबल के अंदर आपको क्या क्या बताना है, टीचर का नेम और कोर्स। और दूसरी टेबल में आपको क्या बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका टीचर जो है वो आ गया, यहाँ पे आपका कोर्स आ गया। अब आपको क्या क्या दिखाना है, टीचर का नेम दिखाना है और कोर्स दिखाना है, जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा। तो अभी तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ नाम वाम में, रफली डमी डेटा डाल रहा हूँ। फिर आप कोर्स में आओगे तो कोर्स का CID आ गया और नेम आ गया, जिसका जो भी आईडी रहा होगा, रैंडम कोई आईडी आ गया, और मान लीजिए इसका कुछ नाम आ गया। ठीक है। और ऐसे ही आप समझ गए, ये भी सब लिखने की नीड थोड़ी है। तो ये क्या बन जाएंगे आपके, ये बन जाएंगे इंस्टेंसेस। ठीक है। तो इस प्रॉपर ये तीनों टर्म्स आपके डिफाइन है। तो सबसे पहले स्कीमा क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो ब्लूप्रिंट होता है, जो रेयरली चेंज होता है। एक बार बन गया सो बन गया। देन उसके बाद में यूजर को क्या चाहिए, तो इसमें से जो यूजर को चाहिए, जितना चाहिए, हर एक यूजर का अपना अपना है, इसलिए यहाँ पे एक ही है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा एक ही होते हैं सबके लिए। जैसे यूजर आएंगे, हर एक यूजर ने अपनी अपनी अलग अलग नीड और रिक्वायरमेंट रखी, तो यूजर को जो जो मांगना था यूजर ने हमें भेज दिया। फिर हम अंदर गए, और अंदर हमने जाकर कि करंट में इस वक्त क्या क्या डेटा अवेलेबल है, क्योंकि जो जो डेटा अवेलेबल होगा हम यूजर को वही तो दिखा पाएंगे। तो जो जो डेटा अवेलेबल था वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू यूजर क्या बन गया, उसका इंस्टेंस बन गया। ठीक है। तो लिख लो, देख लो, को डाउट हो तो बता दो। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते आपका। तो इस डायग्राम को आराम से प्रॉपर तरीके से सुंदर सुंदर सा बना लो।
ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, डीक्यूएल कमांड से जो दिखेगा वो सब इंस्टेंस है। बिल्कुल, जो भी जिस भी टाइप की सेलेक्ट में कुछ भी लिख देना वो सब इंस्टेंस में काउंट होगा। वेयर भी फिल्टर ही करेगा ना। आपने जो मांगा है, अब आपने जितना मांगा है, जो आपको दिख रहा है ना, वो कैसे भी आपने लिया होगा, वो सब क्या बन गया आपका इंस्टेंस। भले ही आपने उसमें जॉइनिंग लगाई होगी, नेस्टेड क्वेरी लगाई होगी, उससे कोई लेना देना नहीं, बस सेलेक्ट होना चाहिए। तो इंस्टेंस को आप अपने लिए ऐसा समझ रहे हो कि टेबल में जो जो रो आपको दिख रही है और वही आपके लिए इंस्टेंस है। फिलहाल तो टर्म्स की डेफिनेशन ही बन सकती है। यार आपसे कोई पूछ लेता व्हाट इज द इंस्टेंस, है ना, तो उसमें बोल दिया जाएगा कहीं ना कहीं एक शब्द जरूर लिखा होगा, द डेटा अवेलेबल एट द पर्टिकुलर टाइम। सभी स्कीमा और इंस्टेंस एक नहीं होते हैं। मैं फिर आपको बता देता हूँ, सभी स्कीमा का मतलब आपको क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए, बट उसमें डेटा इंक्लूड नहीं होता। जब आपके पास डेटा आने लग जाएगा वो डेटा इंस्टेंस कहलाता है ना। तो प्लीज ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, इनमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्कीमा का मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिसमें सारी की सारी एंटिटीज और उनके सारे एट्रीब्यूट्स इंक्लूड है, व्हाटएवर इन योर डेटाबेस। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, तो आप जैसे बहुत सारे नमूने हैं, अलग अलग यूजर को अलग अलग चाहिए। तो जिस यूजर को जो चाहिए, जरूरी है कि यूजर को सब कुछ चाहिए। कोई यूजर बोला मुझे तो सारा चाहिए, हाँ तो सारा ले लो ना। कोई भी चीज खुद का पार्ट तो होता ही है ना। तो सब स्कीमा क्या स्कीमा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर सब चाहिए तो सब ले लो, वो भी मिल जाएगा आपको। लेकिन अभी तक आपके पास डेटा नहीं है। टिल सब स्कीमा देयर इज नो डेटा इन योर टेबल, इट्स एम्प्टी टेबल। जैसे उसमें डेटा एंटर होने लग जाएगा तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेटा आता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेटा आता है। आपने एक बार देखा, कुछ दिखा आपको, तो जो दिखा वो उस वक्त का इंस्टेंस है। किसी ने और आगे डिलीट मार दिया होगा या कुछ और इंसर्ट करवा दिया होगा, तो इंस्टेंस बदलता रहेगा। इसीलिए मैंने यह शब्द क्या यूज किया, अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो जिस वक्त भी आपने देखा होगा, उस वक्त आपको कौन सा डेटा दिखा, वो उस वक्त का इंस्टेंस है। ठीक है, जो बदलता रहता है। बाद में जैसे हम एफडी जैसे रूल्स पढ़ेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी और वो सब,
तो वहां हमें इस चीज का बहुत बड़ा यूज करना है। ये टेबल है और इस टेबल के अंदर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कौन सा एफडी होगा या कौन सा एफडी नहीं होगा। तो नॉर्मली हम ये नहीं बता सकते कौन सा होगा, हम ये बता सकते कौन सा नहीं होगा। डेटा को देख के कभी एग्जैक्ट चीजें नहीं बताई जा सकती। ये चीजें आपको और थोड़ा क्लियर बाद में समझ में आएगा, वहां पे हम इंस्टेंसेस का यूज लेते हैं। ठीक है, तो टेबल में जो करंट डेटा आपको दिख रहा है वो क्या है, इंस्टेंस। और जिस टेबल में जो जो आपको चाहिए था वो क्या था, सब स्कीमा। और बनाते वक्त जो भी सब कुछ था वो क्या था, स्कीमा। बस सिंपल सिंपल बातें। अब इसको मैं कितनी बार भी बोल लूं बदलने वाला तो है नहीं। चलो आगे, कोई कंफ्यूजन यहां तक। डेटा के अंदर कुछ भी भर देना, फिलहाल ये डेटा देखने की नीड नहीं है, भी तुम देख देख के लिख रहे हो, कुछ भी भर दो जो तुम्हारी मर्जी आ रही है। फिलहाल बस जो मैंने अगर एट्रीब्यूट्स लिख दिए तो एट्रीब्यूट ये लिख दो, अंदर दो लिख लो, एक लिख लो, कुछ तो लिख लो। चलो आगे, चलो। अरे यार, क्या ही होगा तुम्हारा। कॉन्सेप्चुअली आता। फिलहाल आप फिजिकल स्कीमा के पास आपके सिलेबस में आप कभी नहीं पहुंचोगे जब तक आप फिजिकल स्कीमा को खुद इंडिविजुअल ना पढ़ रहे हो। और वो आपको फाइल्स में ही पढ़ाया जाता है जहां पे आप इंडेक्सिंग की बातें करते हो, स्ट्रक्चर्स की बातें करते हो, अंटिल नहीं आएगा। तो आपका पूरा का पूरा डीबीएमएस डील करेगा किसको, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को, और उसी पे हमें सारा काम करना है। ठीक है, अब तो चलूं आगे। अब इन्हीं से रिलेटेड दो टर्म्स और होती है, हालांकि मैं साथ में लिखवाता बट मैंने जानकारी लिखवाया। तो इन्हीं से रिलेटेड हम दो टर्म्स और यूज करते हैं, बस मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। वन इज इंटेंशन एंड सेकेंड इज एक्सटेंशन। ठीक है, अब मुझे इसमें बस एक लाइन की डेफिनेशन, मैंने जान के इसको अलग से हाईलाइट करवाया है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस कई बार बने। तो इंटेंशन का मतलब है स्कीमा। जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटेंशन, तो उसके मुंह के ऊपर ही स्कीमा की डेफिनेशन मार देना। अगर आप स्कीमा बना रहे हो मतलब आप, दोनों टाइप की स्कीमा, दोनों बेसिकली, हम एक्सटर्नल की बातें नहीं करते, कॉन्सेप्चुअल या इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉन्सेप्ट की बातें अगर हो रही हैं, तो इंटेंशन मतलब इंटरनल, अंदर क्या हो रहा है। याद रखने का तरीका क्या, इंटेंशन मतलब, अब मैं आपसे पूछता हूँ आपका इंटेंशन क्या है, तब आपका इंटेंशन तो अंदर ही अंदर है ना, मुझे कहाँ बताया आपने अभी। इंटेंशन इंसान का अंदर होता है, उसकी एक्टिविटी बाहर दिखती है। तो इंटेंशन का मतलब है इंटरनल चीजों के बारे में बताना, और इंटरनल चीजों को ही हम स्कीमा बोल रहे हैं। तो इंटेंशन कोई नया शब्द नहीं है, टेक्निकल टर्म है जो स्कीमा के बारे में बताता है। और जब आप एक्सटेंशन की बातें करते हो, तो एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंस। मतलब अब आप उसे एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब डेटा डाल रहे हो। एक्सटेंड करने का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे जैसे डेटा डलेगा वैसे वैसे टेबल एक्सटेंड होगा। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है इंस्टेंस, और इंटेंशन का मतलब होता है स्कीमा। तो ये कई बार आप लोगों के एग्जाम्स में ये थ्योरेटिकल टर्म पूछी जाती है। मतलब ये तो मैंने समझा दिया, फिर इसके बदले ये दो और टेक्निकल टर्म से याद रख लो। डिटेल्स इसलिए नहीं लिखवाना क्योंकि बहुत लिखवा दिया। ठीक है, चलो अब हमारे आर्किटेक्चर पे आता है। लिख लिया होगा ना ये तो लिखो।
ठीक है, अब आपके पास आता है 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ द डीबीएमएस, जिसको हम एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये डीबीएमएस का 3 टायर आर्किटेक्चर है, नेटवर्क का नहीं। नॉर्मली हम यहाँ डीबीएमएस के कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं और हमें वही समझना है। देखो, अब ये जो आर्किटेक्चर बना था उससे पहले क्या था और इस आर्किटेक्चर के बाद क्या हुआ, पहले सुन लो। आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि बनाने वालों ने ये क्यों बनाया होगा, मोटिवेशन क्या रहा होगा, और इसको बना के क्या उन्होंने तीर मार लिया। एग्जैक्टली वो आपको समझ आना चाहिए। तो जब थ्री टायर आर्किटेक्चर नहीं था, एनसी स्पार्क मॉडल नहीं था, मतलब बातें हो रही हैं पुरानी टाइम की बातें, फाइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें। तो देखो, डेटा से रिलेटेड हमें क्या चाहिए, अगर हमने किसी भी टाइप का कोई भी डेटाबेस बनाया है, आप समझना, अगर हमने किसी भी टाइप का कोई भी डेटाबेस बनाया है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारा डेटा अलग अलग टाइप का अलग अलग जगह रखा हुआ है। कुछ यूजर को चाहिए, कुछ कॉन्सेप्चुअली चाहिए और कुछ फिजिकली चाहिए। चाहिए। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी हम किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस अगर उनमें करें, हमारा मैन गोल क्या है, इस थ्री टायर का मैन मतलब ये है कि अगर हमने, जैसे आपने नेटवर्क ये पढ़ेंगे भी अपन, 1 टायर 2 टायर 3 टायर एन टायर भी अपन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें 1 टायर आर्किटेक्चर की बात करता हूं, तो 1 टायर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि सब कुछ आपने एक ही जगह कर दिया। जैसे आपका स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, आपका लोकल कंप्यूटर है, तो लोकल कंप्यूटर में आप कोई भी काम करते हो 1 टायर बेस पे आपका कंसिडर होता है कि उसी में आपने सर्वर बना दिया, उसी में आपने क्लाइंट बना दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में अगर आपने 1 टायर किया है, इसका मतलब आपने सारे कोड को एक ही जगह लिख दिया। तो सारे कोड को एक ही जगह लिखने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो सबसे पहला नुकसान तो यही है कि फ्रंट एंड का कोड विजिबल होता है। एचटीएमएल सीएसएस जीएस को तो आप देख सकते हो ना, इवन एक्सटर्नल फाइल भी है तो भी अटैच होके साथ आ जाती है, क्लिक करके खोल लो उनको। तो उसमें पहला तो ये था कि फ्रंट एंड के साथ में हमारा सेफ नहीं रहेगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। और दूसरा चीज, अगर आपने सबको एक साथ लिख दिया तो चीजें इतनी मिक्सअप हो जाती है कि उनकी फिल्टरिंग नहीं हो पाती। एक छोटा सा बग ढूंढने के चक्कर चक्कर में हर जगह जाना पड़ता है। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लाइंट सर्वर। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि डेटा हमारा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अलग अलग, जैसे अभी मैं 3 तरह के स्कीमाज आपको पढ़ाए हैं, अगर मैं उन्हीं के हिसाब से अगर बात करूं, एक बार इसको ऐसे समझ लो कि एक्सटर्नल अलग रखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल अलग रखा हुआ है, और फिजिकल ये। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जितने भी टाइप की स्कीम है, अगर ये सारे एक ही साथ है, एक ही जगह है, तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि किसी में एक में भी अगर आप चेंजेस करोगे तो चेंजेस सबको विजिबल होगा। अगर आप कहीं पे कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस आपको हर जगह विजिबल होगा। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोग्रामिंग, लाइक अभी करंट में आप जावा सी प्लस प्लस कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, तो वहां आपने एब्स्ट्रैक्शन का एक जनरल मतलब देखा होगा, है ना। ये सारी की सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज रिलेटेड विद द एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जनरल मीनिंग, तो आप एब्स्ट्रैक्शन को जनरल टर्म में कैसे डिफाइन करते हो। हाँ, देखो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का जनरल मीन्स होता है हमारे लिए हाइड ऑल द अनइसेंशियल थिंग्स एंड प्रोवाइड ऑल द इसेंशियल थिंग्स। जो चाहिए वो दे दो, जो नहीं चाहिए वो छुपा दो। अगर डेटा हाइडिंग ही एब्स्ट्रैक्शन होता तो डेटा हाइडिंग वाला टर्म तो पहले से ही बना हुआ है। तो डेटा हाइडिंग इज नॉट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा को हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। डेटा को हाइड करने का मतलब तो सब कुछ छुपा लिया तुम लोगों ने। तो हम क्या करें, जिसको जो चाहिए वो दे दो, और जो नहीं चाहिए वो छुपा लो। जिसको जो चाहिए वो दे दो, और जिसको जो नहीं चाहिए वो छुपा दो। तो ये पार्शियल डेटा हाइडिंग है। अच्छा, ऐसा क्यों किया, मतलब इसमें ऐसा होगा क्या, तो इससे फायदा होगा आपका, पहले तो सिक्योरिटी मेंटेन होगा। डेटा सेक्शन से पता आपको, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आप सिक्योरिटी मेंटेन करते हो। जिस यूजर को पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं कई बार जब लैंग्वेज लाइक जावा जैसी चीजें पढ़ाता हूं, तो वहां ये कॉमन मेरा एग्जांपल होता है, एंड द कॉमन एग्जांपल इज द एटीएम मशीन। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि एक बार आपको इस थ्री टायर आर्किटेक्चर का इंटेंशन पता चल जाए कि ये क्यों बनाया गया है। जैसे ही आपको समझ में आ गया, मेरे को समझाने में बिल्कुल जोर नहीं आने वाला, 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इनका अगर आप एटीएम लेते हो, तो एटीएम में यूजर के लिए, जैसे आप एक नॉन टेक्निकल यूजर हो, तो नॉन टेक्निकल यूजर के लिए एटीएम में क्या मायने रखता है, उसका यूआई। सिर्फ इसका यूआई, क्योंकि वो तो दिखाना पड़ेगा ना। अब यूजर को तुम कहोगे आईडी पासवर्ड डालो, कहाँ डालना वो दिखाई नहीं दे। तो यूजर को क्या देखना है, यूजर को सिर्फ यूआई देखना है। उस यूआई में उसके लिए कुछ हमने कुछ यहाँ पे एक फील्ड्स बना रखी होंगी, जैसे ही वो अपना एटीएम कार्ड डालेगा बदले में आप कुछ मांग लोगे।
तो वो दिख गया। उसके बाद में अंदर क्या हो रहा है उसको कभी नहीं दिखेगा। फिर अंदर जाके उसे कुछ देखना होगा तो उसे क्या देखना होगा, पैसे कितने हैं कुछ होगा तभी तो निकाल पाएगा, होंगे तो वो निकाल लेगा। ये हमने उसे दे दिया। अब सोचो अगर हम उस यूजर को ये और बता दें कि अंदर जो पैसा हमने स्टोर किया है या जहां से आ रहा है उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि बैक एंड में कोई ना कोई कोड तो चल ही रहा होगा। जैसे आज भी जो भी एटीएम मशीन है उसमें हम जावा को यूज करते हैं बैंकिंग में, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट सिक्योर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज जावा। ठीक है, अब आज के टाइम पे दुनिया में जावा सबसे ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है, बट क्या गारंटी कल हो, ऐसा हो सकता है कल भी हो, तो कल कोई और लैंग्वेज आ जाएगा जो जावा से भी ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा सिक्योर बन जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जावा को हटा के उस लैंग्वेज को कर देना है। जैसे आज अगर जावा है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मर जावा आ जाए, मिट जावा आ जाए, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब आने वाले 5 साल के बाद में एक मर जावा नाम से एक नई लैंग्वेज आ गई और इससे भी ज्यादा सेफ है, तो तुम क्या करोगे, उसके इंटरनल पार्ट को चुपचाप रिप्लेस कर दोगे। तो जो यूजर को कभी दिख ही नहीं रहा था और वो तुमने चेंज भी कर दिया तो यूजर को पता ही नहीं चला। तो हमारा इंटेंशन था सिक्योरिटी, वो आज भी मेंटेन रहा। यूजर का टारगेट था यूआई लेना, वो आज भी मेंटेन रहा। तो जो यूजर को चाहिए वो हमेशा यूजर को दिखेगा, और जो यूजर को नहीं चाहिए वो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि सिक्योर करना था, यूजर को डिस्टर्ब नहीं करना था। इसीलिए यहां पे भी वही सेम कंसेप्ट हो रहा है। जिस यूजर को सिर्फ डेटा देखना है तो उसको सिर्फ दिखाओ, कॉन्सेप्चुअली वो कैसा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही जब आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को डिफाइन कर रहे हो तो अंदर कहां और कैसे स्टोर है उस यूजर को मतलब नहीं होना चाहिए। तो जिस भी लेवल पे जो भी यूजर है, हमने उस यूजर को ये बोला कि भाई तेरे को जो चाहिए वो देंगे, तेरे को जो चाहिए वो देंगे, लेकिन जो तेरे को चाहिए ही नहीं वो नहीं देंगे। बट क्या जो नहीं चाहिए वो किसी को नहीं देंगे, नहीं किसी को तो देना पड़ेगा ना। अरे एटीएम का कोड यूजर को नहीं दिखाया बट डेवलपर को तो पता है जिसने वो कोड बनाया। तो जिसको चाहिए था उसको, इसीलिए हम पूरा क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन, जिसको जो चाहिए वो दे दो और जिसको जो नहीं चाहिए वो छुपा दो। तो हम उस यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग छुपाने वाला काम धीरे 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 अनलॉक करते जाएंगे। अभी हमने छुपाया क्योंकि नहीं चाहिए था, और धीरे धीरे दिखाने लग जाएंगे। पर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे ये फर्स्ट लेवल रहा, ये सेकंड लेवल रहा और थर्ड लेवल रहा, जब हम अब्स्ट्रक्शन को डिफाइन करते हैं तो अब्स्ट्रक्शन हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे कि ऊपर वाले लेवल पे अब्स्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होते हैं और नीचे वाले लेवल तक आता है तो अब्स्ट्रक्शन सबसे कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर ही ऊपर जो भी इंसान रहेगा उसे बहुत कम चीजें देंगे, बाकी छुपा देंगे, और नीचे नीचे जैसे जैसे आप आते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपको दिखती रहेंगी। तो इसीलिए उनका इंटेंशन क्या था थ्री टायर आर्किटेक्चर बनाने के पीछे, कि जो भी आपकी डेटाबेस की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है, यूजर को दिखाने से लेके स्टोर करने तक, उसको एक एक्टिविटी मत मानो। क्योंकि अगर आप एक एक्टिविटी मानोगे, उधर यूजर डेटा देख रहा है और तुम इधर हार्ड डिस्क खेल रहे हो, तुमने डेटा का लोकेशन बदल दिया और यूजर को दिख रहा है लोकेशन बदल दिया, तो यूजर डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो उसको दिखाओ ही मत, उसको दिखाने का काम ही नहीं करना। पर यही मेन इंटेंशन था जिसके लिए इसको बनाया गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रक्शन। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर डेटाबेस का बनाने के पीछे मैन जो इंटेंशन था वो डेटा के अब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड था। और इस अब्स्ट्रक्शन में हमने अलग अलग लेवल्स डिफाइन किए, और वो तीनों लेवल किससे रिलेटेड है, इन तीनों टाइप की स्कीमा से रिलेटेड है। इसीलिए पहले आपको तीनों स्कीमा समझाए मैंने। हर एक स्कीमा का एक लेवल है, तो कितने लेवल बन गए, 3, इसीलिए इसको हम कहते हैं थ्री टायर और 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो इसमें 3 अलग अलग लेवल्स हैं जो अलग अलग स्कीमा के लिए काम करते हैं। जिन्होंने आर्किटेक्चर बनाया था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एनसी स्पार्क था, इसलिए उनके नाम से ही इसको याद रखा जाता है कि एनसी स्पार्क थ्री टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अभी मैं ये तो समझाने के लिए था, लिखवाने वाला काम अब कर दूं, हेडिंग तो लिख ही लिया आपने, तो मैं ये लिखने की नीड नहीं है, तो समझाने की सब मैं लिखवाऊंगा, पॉइंट्स पे लिखवाऊंगा, ऐसे नहीं। पहले लिखो, तो लिखो इन दिस आर्किटेक्चर, पहले लिखे जाओ, इन दिस आर्किटेक्चर we can define the database in 3 levels। ठीक है, सब एक बार नाम लिख देता हूँ, फिर इनका डायग्राम भी बनाऊंगा। इंटरनल लेवल जिसको हम व्यू लेवल भी कहेंगे, इनके जितने भी नाम है सारे लिख लो। दूसरा, इसको हम कॉन्सेप्चुअल लेवल, या फिर आप इसे लॉजिकल लेवल कहोगे।
और तीसरा आपका आएगा फिजिकल या इंटरनल लेवल। तो इसमें लिखो, इसमें लिखो, इस लेवल में डेटाबेस को, या सॉरी इस आर्किटेक्चर लेवल है, इस आर्किटेक्चर में डेटाबेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया था। इस आर्किटेक्चर में डेटाबेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया था, दिया गया है, लिख दो। 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, नाम लिख लो। इनके सारे नाम लिख दिए मैंने इनके। अब आपको नाम सारे पता होना चाहिए, कभी ये इसको एक्सटर्नल बोल देगा, कभी व्यू बोल देगा, या फिर इसी को आप यूजर लेवल भी कह सकते हो। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिखते हैं, तो बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुम सारे लिख लो। लिख लिया? चलो तो, अरे यार कितना धीरे लिखते हो रे तुम। नो, तो इट इज डेवलप्ड बाय, पहले लिख लो, एनसी स्पार्क। ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था एनसी स्पार्क। एनसी का मतलब तो आपको पता होगा ना? ठीक है, ये एनसी का फुल फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए, और स्पार्क का फुल फॉर्म यहाँ पे है। ये पहले इसका फुल फॉर्म लिख लो। कब बनाया था? तो ये आपको बनाया गया था 1975। लिख लो। ठीक है, तो इसीलिए इस मॉडल का नाम एनसी स्पार्क मॉडल भी होता है। इसे आप चाहो तो 3 टायर आर्किटेक्चर कह दो, या एनसी स्पार्क कह दो। ये एनसी और स्पार्क दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मिलके इन्होंने बनाया था, इसलिए दोनों को साथ में मिलके हम इसका नाम लेते हैं एनसी स्पार्क। हाँ हाँ, एनसी तो अलग ही है ना, एनसी तो सारे स्टैंडर्ड्स देते हैं आपके लैंग्वेजेस के, उन सबके।
लिख लो। ठीक है, लिखो। लिखो यह है, इससे पहले लिख दिया ना कि यह एनसी स्पार्क द्वारा 1975 में बनाया गया था। तो अगला लिखो। लिखो यह अब्स्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है। यह अब्स्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है। यह अब्स्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है। जिसमें हम जिसमें हम जिसमें हम जो यूजर को चाहिए होता है, जिसमें हम जो यूजर को चाहिए होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जिसमें हम जो यूजर को चाहिए होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जो चाहिए होता है वो यूजर को प्रोवाइड कर देते हैं, और जो नहीं चाहिए होता उसे हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेन पॉइंट है थ्री टायर आर्किटेक्चर का, मतलब जिसमें तीन लेवल्स है। तीन लेवल्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑफ द स्कीमा, किसने और कब बनाया था और क्यों बनाया था। ठीक है, अब इसका मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, फिर एक एक लेवल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी इस आर्किटेक्चर रिलेटेड मैं आपको तीन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। पहले तो आर्किटेक्चर क्या है, फिर इसी में डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, और तीसरा मैपिंग क्या है। तीन तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आते हैं। लिख लिया है तो देखो, अभी इसको समझते हैं। चलो, अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, देख लो। तो ये है आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर। अब इस थ्री टायर आर्किटेक्चर का जनरल सा मतलब क्या है, सबसे पहले ये है आपका फिजिकल स्टोरेज। तो फिजिकल स्टोरेज के पास में जो भी लेवल होता है उसे अपन कहेंगे फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल, क्योंकि ये कहाँ है, फिजिकल स्टोरेज के पास है। और इसे ये किस पे डिपेंड होता है, तो साथ साथ इसके स्कीमा का भी नाम लिख लो। ये आपके इंटरनल या फिजिकल स्कीमा के ऊपर डिपेंड होता है।
अरे किसी भी लेवल पे जब आप आओगे तो किसी भी लेवल पे अपना एक स्कीमा आएगा और उस स्कीमा को यूज लेके तो आप काम करोगे। तो फिजिकल लेवल के ऊपर आपके पास में एक स्कीमा है और उस स्कीमा से रिलेटेड जब आप कोई काम करोगे तो फिजिकल लेवल के अंदर कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको? फिजिकल या इंटरनल स्कीमा। यहाँ पे अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा। और यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो दैट्स योर एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो देखो, अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका अब्स्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे वाले लेवल से ऊपर जाओगे तो सबसे नीचे वाले लेवल पे अब्स्ट्रक्शन सबसे कम होता है। अब अब्स्ट्रक्शन सबसे कम है इसका मतलब क्या समझ आता है? कि हमने बहुत ही कम चीजें छुपाई हैं और हमने कहा कि भाई तुम सारा एक्सेस ले लो। क्योंकि जो इंसान फिजिकल स्टोरेज के जितना पास में होगा उसे सबसे ज्यादा चीजें चाहिए। अगर इससे ही छुपा लोगे तो फिर आगे काम कैसे करेगा? इसलिए सबसे नीचे वाले लेवल के ऊपर अब्स्ट्रक्शन सबसे कम होता है। अब अब्स्ट्रक्शन कम होता है इसका मतलब कम छुपाया गया है और ज्यादा दिया गया है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका अब्स्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ऊपर वाले लेवल तक जाते जाते आपका अब्स्ट्रक्शन कैसा हो जाएगा? हायर हो जाएगा। और हायर हो जाएगा मतलब ज्यादातर चीजें छुपा दी जाएगी और जो आपके काम का जो पोर्शन है सिर्फ उतना हिस्सा आपको दिखाया जाएगा जो डिस्प्ले में आ रहा है। ठीक है। ठीक है। और ये अलग अलग आपको दिख ही रहा है कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा यहाँ आ गया। अब ये आपका एक्सटर्नल स्कीमा है, नहीं सब स्कीमा। तो अलग अलग यूजर को अलग अलग चाहिए ना। तो यूजर के हिसाब से यूजर का जैसे जैसे एक्सटर्नल स्कीमा होगा आप उसे वो कंटेंट दिखा दोगे। ठीक है। तो इंक्रीज अब्स्ट्रक्शन, ऊपर जाओगे तो अब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा, नीचे आओगे तो घटेगा। वो एक एरो बना दिया बहुत है ना। अब ऊपर जा रहे हो तो बढ़ रहा है, तो नीचे आओगे तो घटेगा। वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है। ठीक है। अब इन तीनों लेवल में सिंपल सा मतलब क्या है? देखो, सबसे ऊपर वाला लेवल ये कहता है कि आपको आपका डेटाबेस कैसे दिखेगा। तो जैसे जैसे जिसकी नीड है वैसा वैसा देख लो। दूसरा वाला लेवल आपको क्या कहता है कि आपके डेटाबेस में क्या क्या है। आपके डेटाबेस में क्या क्या है वो आपको दूसरे वाले से दिखेगा। और तीसरे वाले में क्या दिखेगा कि अंदर जब आप उसे फिजिकली कनेक्ट करोगे तो अंदर किस तरह से स्टोर है।
तो उसके बारे में आपका यहाँ डिफाइन होता है। तो अब इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ, देख लो। बना लिया डायग्राम? तो चलो। तो इसमें सबसे पहले नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिखिए फिजिकल लेवल। क्या नाम? फिजिकल ही है ना इसका नाम? फिजिकल लेवल। अब इसमें जो जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सबसे पहले क्या होगा? इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फिजिकल स्टोरेज। तो लिखो यह फिजिकल स्टोरेज से, यह फिजिकल स्टोरेज से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। यह फिजिकल स्टोरेज से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, यह फिजिकल स्टोरेज से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, अगला लिखो। यह फिजिकल या इंटरनल स्कीमा, यह फिजिकल या इंटरनल स्कीमा पे डिपेंड होता है। यह फिजिकल या इंटरनल स्कीमा पे डिपेंड होता है। इंटरनल जो भी इंडेक्सेस है, हाँ वो सारा सारा तो मैं लिखवा दूंगा कुछ पॉइंट्स अभी। नहीं नहीं, कम होगा। हाँ, एक्शनल लेवल पे ज्यादा, एक्शनल बोल रहे हो ना? हाँ ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा लेवल। ऐसा लिख लो, इट इज। तो इसमें लिख लो। अगला देखो, इसमें अब्स्ट्रक्शन, इसमें अब्स्ट्रक्शन सबसे कम होता है। इसमें अब्स्ट्रक्शन सबसे कम होता है। अब्स्ट्रक्शन कम होने का मतलब क्या हुआ? कि आपने बहुत कम छुपाया है, सब कुछ दिखा दिया। इट इज जस्ट लाइक दैट, है ना? इसमें अब्स्ट्रक्शन सबसे कम होता है। अभी क्या क्या डिफाइन करेगा? तो सिंपल सा ये यही डिफाइन करेगा। इट डिफाइन बस ये मान ले लेते। देखो इसमें हम निम्न के बारे में बताते हैं। इसमें हम निम्नलिखित के बारे में बताते हैं। इसमें हम निम्नलिखित के बारे में बताते हैं। आवाज अगर तुम नहीं बोलोगे तो पहुंच जाएगा, बात करोगे तो नहीं आएगा। गूंज के टकरा के दोबारा मेरे पास आ रही है, और कितना चाहिए? देखो, इसमें हम निम्नलिखित के बारे में बताते हैं। पहला लिखो, फर्स्ट लिखो, कौन सा फिजिकल स्टोरेज होगा? कौन सा फिजिकल स्टोरेज होगा और उसकी क्या विशेषताएं होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा फिजिकल स्ट्रक्चर होगा और उसकी क्या विशेषताएं होंगी? जैसे अगर आप हार्ड डिस्क पढ़ रहे हो तो आपको हार्ड डिस्क के बारे में सारा पता होना चाहिए। आप रैड पढ़ रहे हो तो आपको रैड के बारे में सारा पता होना चाहिए, है ना? कौन सा फिजिकल स्टोरेज होगा और उसकी क्या विशेषताएं होंगी? ठीक है, दूसरा लिखो, फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा? फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जो भी आपकी फाइल की स्ट्रक्चर, आप बी ट्री ले रहे हो, बी प्लस ले रहे हो, ऐसे अलग अलग टाइप की खूब सारी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, नहीं दोनों ही होते हैं, बी और बी प्लस दोनों ही काम आते हैं। बी में कुछ दिक्कतें हैं ज्यादा, बी प्लस काम में आता है।
लीफ पे होते हैं, बी प्लस पे। ठीक है, तो फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, बी और बी प्लस। फाइल कैसे अरेंज होंगे, तो कैसे अरेंज होंगे इसके लिए हम क्या यूज लेते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, इन तीन चीजों के जवाब आपके यहाँ मिल जाएंगे, जो सबसे क्रूशियल है कि आपका डेटा कहाँ रखा हुआ है, जहां पे भी रखा हुआ है वो कैसा है। कि जो इंसान पता ही नहीं हार्ड डिस्क क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसको जब तुम दिखाओगे सब कुछ की ले लो, तो उसको दिखेगा ही नहीं कुछ। तो जो इंसान उस फिजिकल स्टोरेज के बारे में जानता ही नहीं है, उसे काम में कैसे ले पाएगा। इसीलिए उसे सबसे पहले हमने क्या कहा कि चुपचाप जाके जहां फिजिकल स्टोरेज है उसके पास जाके बैठ जाओ। और तो उसके पास जाके बैठने से क्या होगा, समझ में भी तो आए वो। तो सबसे पहले फिजिकल स्टोरेज, स्टोरेज खुद कैसा है, फिर उसमें आपकी फाइल कैसी है, और फिर उन फाइलों को आपने कैसे अरेंज कर रखा है, जिसको हमें इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये मैली तीन चीजों के आंसर आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, तो सब सारा आ गया, ये एक लाइन में आप अगर फिजिकल स्टोरेज को लेके कुछ भी बोल रहे हो वो सब इसमें आ गया। ठीक है, तो फिजिकल लेवल क्लियर। फिजिकल लेवल पे अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनेगा कि सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है, तो फिजिकल लेवल कौन से वाली स्कीमा पे डिपेंड है, फिजिकल स्कीमा। कौन से वाले लेवल पे डिपेंड है, फिजिकल, कौन से वाली स्कीमा पे, फिजिकल स्कीमा। अब्स्ट्रक्शन कैसा होता है, तो सबसे कम। सबसे कम क्या करता है, तो फिजिकल चीजों के बारे में सब कुछ बताता है। अब उसमें क्या क्या है, ये तीन की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, जो जरूरी है, जिन पे, इन पे तो कोई क्वेश्चन बनना नहीं है, बट इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलो आगे, तो क्लियर। दूसरा लिखो। फिजिकल के बाद में दूसरा आता है आपके पास में कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो सबसे पहले लिखो यह लेवल, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एनसी स्पार्क के, मैं सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। उसके बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल सही सही टिक कर पाओगे। ठीक है, तो पहले लिख लो, यह लेवल एक्सटर्नल लेवल से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो इंटरनल लेवल कहाँ कनेक्ट था, फिजिकल स्टोरेज के पास में, तो ये कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल लेवल के पास। तो यह लेवल एक्सटर्नल लेवल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा लिखो, यह कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा पे डिपेंड होता है। यह कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा पे डिपेंड होता है। आगे लिखो। लिखो इसमें अब्स्ट्रक्शन, इसमें अब्स्ट्रक्शन इंटरनल लेवल से ज्यादा होता है। इसमें अब्स्ट्रक्शन इंटरनल लेवल से ज्यादा होता है। देखो, इसमें निम्नलिखित को इंक्लूड करते हैं। इसमें निम्नलिखित को इंक्लूड करते हैं।
तो अब डेटा मॉडल अपना अगला टॉपिक यही मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो किसी भी ये कई एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है कि डेटा मॉडल कहाँ डिफाइन होते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही डिफाइन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें निम्नलिखित को इंक्लूड करते हैं। अब ये जो जो नाम है डेटा मॉडल्स हो गए, अब उनमें कोई एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स है, रिलेशनशिप है या कॉन्स्टेंट्स है, सब कुछ इसी में आएगा। लिख लिया? तीसरा और लिख लो। एक्शनल या फिर यूजर या व्यू लेवल? तो लिखो, यह है, यह सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, यह सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जो जो कॉन्सेप्चुअल लेवल से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल होता है जो कॉन्सेप्चुअल लेवल से कनेक्ट होता है। इसमें एक्शनल स्कीमा का यूज करते हैं, इसमें एक्सटर्नल स्कीमा का यूज करते हैं। आगे लिखो, इसमें इसमें अब्स्ट्रक्शन, इसमें अब्स्ट्रक्शन हाई होता है, आप ऐसे लिख दो, या सबसे ज्यादा होता है। इसमें अब्स्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ब्रैकेट में लिख देना हाई लेवल। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, तो इट इज फॉर यूजर बेसिकली। तो लिख दो, यह यूजर के लिए होता है, यह यूजर्स के लिए होता है जिनके पास, जिनके पास अलग अलग एक्शनल स्कीमाज होते हैं, जिनके पास अलग अलग एक्शनल स्कीमा होते हैं।
तो लिख लो, लिखो लेवल यह लेवल यूजर को डेटा डिस्प्ले करवाने का काम करता है। यह लेवल यूजर को डेटा डिस्प्ले यूजर को डेटा डिस्प्ले करवाने का काम करता है। ठीक है, तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन इस मॉडल का आता है तो 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसमें कौन सा स्कीमा है, किसमें कौन सा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, और किसमें क्या किया जाता है। ये 3 मैन क्वेश्चन है, तीनों के जवाब मैंने आपको लिखवा दिए। एक कॉमन क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। इसमें से कौन सा लेवल ऐसा होता है जिसको इंप्लीमेंट करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये आपके कई एग्जाम्स में पूछा गया, सोच के बताओ। हाँ, जिसको इंप्लीमेंट करने में सबसे ज्यादा मेहनत होती है। तो विच इज अ कॉन्सेप्चुअल लेवल, कि कॉन्सेप्चुअल लेवल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको अलग से एक डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा। जब तक आप डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हो वो स्ट्रक्चर नहीं बताओगे, आप डेटा को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो आपको अलग से एक नई थ्योरी बनानी पड़ेगी, कंप्लीट थ्योरी बनानी पड़ेगी। वो थ्योरी बनाना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो अगर कोई पूछे इन तीनों लेवल में इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्चुअल लेवल, ना कि फिजिकल लेवल, ना ही एक्सटर्नल लेवल। क्योंकि फिजिकल लेवल पे जो चीजें एक बार बनानी थी बना दी, उसमें इतना कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, और वो काम डेटाबेस से रिलेटेड होता भी नहीं है। पर डेटाबेस से रिलेटेड चीजों को अगर आप कंसीडर करोगे तो वो कॉन्सेप्चुअल लेवल है। ये आप ही के कई गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा गया है, इसलिए ध्यान रख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल। नहीं, एक्सटर्नल लेवल पे तो कोई मेहनत नहीं करनी, उस पर क्या, उस पर तो दिखाने का काम है। उसमें तो एक सिंपल सा आपने सेलेक्ट क्वेरी बना रखा है, जिसको सेलेक्ट क्वेरी आती है वो देख सकता है। तो डिफिकल्ट काम हो, वो तो सबसे आसान है। तो सबसे ज्यादा मेहनत किसमें होती है समझने में या बनाने में, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल में। और सबसे कम किसमें होती है, वो एक्सटर्नल लेवल में होती है। एक्सटर्नल लेवल में तो सबसे ज्यादा, सबसे कम मेहनत होती है। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंपेयर टू अदर मॉडल्स, है ना। तो लिख लीजिएगा, मैं हिंदी में आपको लिखवा देता हूँ, लिख दीजिएगा। लिखे, कॉन्सेप्चुअल लेवल को इंप्लीमेंट करने में, कॉन्सेप्चुअल लेवल को इंप्लीमेंट तो लिख लोगे ना इंग्लिश में, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल को इंप्लीमेंट करने में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। एग्जैक्टली, ईआर डायग्राम कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर अकेला नहीं आता। कॉन्सेप्चुअल लेवल के भी 2 हिस्से टूट जाते हैं, ईआर डायग्राम आधा पार्ट है। तो पहले लिख लो, कहा था मैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को इंप्लीमेंट करने में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। बस हिंदी में तो ऐसे ही लिख लो। अब सबसे ज्यादा आती है तो बाकियों के कंपैरिजन में तो होगी ज्यादा, और सबसे कम एक्सेल में, वो बताने की नीड ही नहीं है। तो क्या होता है, किसी भी नई थ्योरी को बनाना टिपिकल होता है ना। जैसे मैथमेटिकली मैं जो चीजें जानता हूं, मैं यही कहता हूँ कि आज तक अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी है वो आज तक नहीं बनी। तो जब थ्योरी बनेगी तो बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएगी उसके बाद तो सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगी चीजें। तो बनाने में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि एकदम से नहीं बनती। अगर आप एक नया डेटा मॉडल बना रहे हो तो आपको पहले उसकी रिक्वायरमेंट ढूंढनी पड़ेगी, उस पर खूब सारा रिसर्च करना पड़ेगा, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या क्या होगा, उसमें रिलेशंस कैसे होंगे। तो आपको बहुत कुछ नया बनाना पड़ेगा, जो सालों का काम है। और एक बार जब बन जाएगा, उसके बाद में उसे इंटरनली और एक्सटर्नली इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। इसीलिए यह सबसे ज्यादा मेहनत होती है। ये कई एग्जाम्स का पूछा गया क्वेश्चन था, तो मैंने आपको लिखवा दिया।
ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपका हो गया, डेटा मॉडल क्या है। तो बता दोगे, सॉरी नॉट डेटा मॉडल, थीटा आर्किटेक्चर क्या है ना। और थीटा आर्किटेक्चर में ही अगला लिखो, इसी में 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला लिखो डेटा इंडिपेंडेंट। डेटा इंडिपेंडेंस का जनरल सा मतलब क्या है। अब ये थ्री टायर आर्किटेक्चर हमने देख लिया। अब अब्स्ट्रक्शन ने बोला था जो छुपाना वो छुपा लो, जो देना वो दे दो, बट ये भी आधी डेफिनेशन है। अब इसको पूरा करते हैं। तो पूरा करने का मतलब है डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी का जनरल सा मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, सुनना, अगर आपने इस लेवल पे किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस किया, इस लेवल पे आपने कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस किया, तो उस चेंजेस का इफेक्ट उससे ऊपर वाले लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आप इसको छोड़ो, आप तो ऐसे जनरल याद रखो कि डेटा इंडिपेंडेंस का जनरल मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी लेवल पे चेंजेस करते हैं, अगर हम किसी भी लेवल पे कोई भी चेंजेस करते हैं, तो उसका इफेक्ट उससे ऊपर वाले लेवल्स पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहां पे कोई चेंजेस किया, तो इसका इफेक्ट कहां नहीं पड़ना चाहिए, इन दोनों लेवल पे, ना ही कॉन्सेप्चुअल पे हो ना ही एक्शनल पे। और वैसे अगर मैंने यहां चेंजेस किया तो उसका इफेक्ट कहां नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ कोई चेंजेस करूंगा तो कहाँ इफेक्ट पड़ना चाहिए, कुछ बचा ही नहीं, कहाँ पे इफेक्ट पड़ाओगे। अरे तो पहुंच गए पताल लोक में, ऊपर कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि यहाँ कोई चेंजेस होगा, यहाँ अगर आपने कोई चेंजेस किया तो उसका इफेक्ट यहाँ और यहाँ नहीं बढ़ना चाहिए, और यहाँ कोई चेंजेस किया उसका इफेक्ट यहाँ नहीं बढ़ना चाहिए, और कुछ बचा, और तो लेवल ही खत्म हो गए, तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब फिर डेटा इंडिपेंडेंस कितने प्रकार का होना चाहिए, सिर्फ 2 प्रकार का। जब 2 ही तरह के हैं तो तीसरा लेके कहां से आओगे। तो आप पहले कहा चेंजेस करो, फिजिकल लेवल में। तो फिजिकल लेवल में आपने कोई भी चेंजेस किया, उसका इफेक्ट कॉन्सेप्चुअल में और एक्सटर्नल में नहीं पड़ा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस, कहानी खत्म। और यही अगर मैं बोलूं कि मैंने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई चेंजेस किया, तो उस चेंजेस का इफेक्ट कहां नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसको अपन कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। बस ये डेटा इंडिपेंडेंस होता है। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता, डेटा की स्वतंत्रता। मतलब एक जगह डेटा रखा हुआ है, वहां अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो वो ऊपर वाले को पता होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो अब्स्ट्रक्शन की कहानी है। और अभी मैंने जो आपको एटीएम मशीन का एग्जांपल दिया था बिहाफ ऑफ द अब्स्ट्रक्शन, तो मैंने क्या बोला कि एटीएम मशीन के अंदर का जो कोड है वो अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यूजर को पता चलेगा। यूजर को तो आज भी उस यूआई से मतलब है, तो उसको यूआई में वो डब्बे दिख रहे हैं, उस डब्बे के अंदर का लॉजिक तो उसे पहले पता ही नहीं था। तो जो चीज आपको पता ही नहीं है, जो चीज आपको पता ही नहीं है, और वो अगर बदल भी गई तो पता ही नहीं चलने वाला आपको, जब तक उसका इफेक्ट आप तक ना पहुंचे तो हमने इफेक्ट पहुंचने ही नहीं दिया। तो इसी को हम यहाँ फिजिकल डेटा या डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं, जो हमारे इस मॉडल की सबसे खास बात होती है ना। इसको बनाया गया था 2 कारण की वजह से, पहला कारण था अब्स्ट्रक्शन, और दूसरा कारण था इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस। जब तक ये दोनों फीचर्स नहीं होंगी, इस डेटाबेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है, तो लिख लो पहले इसमें डेटा इंडिपेंडेंस का पहले मतलब लिख लो। तो इसमें लिखो
लिखो, लिखो, अगर हम किसी भी लोअर लेवल पे कोई भी चेंजेस करते हैं, अगर हम किसी भी लोअर लेवल पे, अगर हम किसी भी लोअर लेवल पे कोई चेंजेस करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं और उसका इफेक्ट का प्रभाव, जो आप लिखो, और उसका इफेक्ट, और उसका इफेक्ट उसके ऊपर वाले लेवल्स पे, अगर हम किसी भी लोअर लेवल पे कोई चेंजेस करते हैं, अगर हम किसी भी लोअर लेवल पे कोई चेंजेस करते हैं और उसका इफेक्ट उसके ऊपर वाले लेवल्स पे नहीं पड़ता, उसका इफेक्ट उसके ऊपर वाले लेवल्स पे नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, तो इसे हम डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। एक्सटर्नल लेवल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एक्सटर्नल तो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अरे नीचे लेवल पे कोई चेंजेस कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी है सब अनइफेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ कोई चेंज किया तो अनइफेक्टेड कौन कौन होगा, ये दोनों, और यहाँ कोई चेंजेस किया तो अनइफेक्टेड कौन होगा, ये। अब इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ चेंजेस क्या करोगे, तो देखने के लिए, ये तो आपको डिस्प्ले करवाने के काम में आएगा, चेंजेस करने के लिए तो दो बहुत है। तो इसीलिए हमने क्या बोला, कितने टाइप के डेटा इंडिपेंडेंस होंगे, दो प्रकार के। तो लिख लो, तो देर आर टू टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंट। पहला आप लिख लीजिएगा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट, और दूसरा आपके पास आता है लॉजिकल लेवल या कॉन्सेप्चुअल लेवल, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंट। तो ब्रेक चाहिए अब, कि क्लास तो और होगी। अब यहाँ ये सर को बोलेंगे, कोशिश करेंगे। अरे अगर मैं 2 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई तो और 2 घंटे पढ़ाएगा। तो तुम्हें तो 2 बजे तक पढ़ना है, 4 बजे तक पढ़ना है, जो क्लासेस है वो। अभी थोड़ा थ्योरी चल रहा है, रीजन देखो क्या होता है, ये कुछ टर्म्स ऐसी होती है, थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। आगे जाके जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, उनमें मुझे एग्जाम्पल ज्यादा देने पड़ेंगे। तो मान लो वहां अगर मैं 4 घंटे भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो पढ़ाई मेरी 2.5-3 घंटे की काउंट होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ, वो तो तुम 2 घंटे में भी ऐसे काम में लेते हो, है ना। तो लिख लो, अभी मैं तुम लोगों को कोई 15-20 मिनट का गैप ले लो, है ना, 2 बजे तक आ जाना, मतलब कंटिन्यू करते जाओ, ले 15 मिनट ओनली। हाँ हो गई, तो 20 हो गई।